नमस्कार दोस्तों, आज हम चैप्टर 5 करेंगे जो कि एनिमेशन है और हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से हम एनिमेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस फ़ाइल को डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे। इस जो फाइनल फ़ाइल जो हमारी रिगिंग की थी उसको हम एज अ रेफरेंस इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने रेफरेंस के बारे में पहले भी आपको बताया था कि रेफरेंस फ़ाइल जब हम यूज़ करते हैं उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। एक्चुअली बेनिफिट ये है कि जो हमारा फाइनल रिगिंग वाला फ़ाइल कंप्लीट हो रखा है उसको हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे एज अ रेफरेंस और उसके ऊपर हम एनिमेशन करेंगे। इन केस मैं यहाँ पे चेक करूँगा एनिमेशन करते टाइम भी कि इसमें स्कैनिंग का वेट सही है, कंट्रोलर्स वगैरह सब सही है कि नहीं है, या कुछ सारे मतलब चेक करूँगा पहले कि ये जो हमारा मॉडल है वो एनिमेशन के लायक है कि नहीं है। इन केस अगर इसमें कोई फॉल्ट निकलता है या स्कैनिंग वेट में कोई प्रॉब्लम निकलती है या कंट्रोलर के शेप वगैरह साइज़ वगैरह में कोई दिक्कत निकलती है, सही से काम नहीं कर रहा होगा, उस केस में मैं डायरेक्ट इस फाइल के अंदर इसको सही नहीं करूँगा। जो कि मैं रेफरेंस फाइल जो मैंने लिया है फाइनल रिग वाला, उसके अंदर मैं माया में अलग से इंपोर्ट फाइल ओपन करूँगा उसको और वहाँ मैं इसको सही करूँगा। वहाँ सही करने के बाद मैं इसको वापस अपने एनिमेशन वाली फ़ाइल ओपन करूँगा और इसमें जो एज अ रेफरेंस मैंने उस फाइल को लिया है उसको मैं रीलोड करूँगा। तो जो हमारा रिगिंग वाला जो फाइल होगा उसके अपडेट्स यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस होता है कि किसी भी एनिमेशन को करने के लिए हम एज अ रेफरेंस यूज़ करें। ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो आज के हम एनिमेशन में आज जो हम करने वाले हैं वो रन एनिमेशन करने वाले हैं और आप लेफ्ट साइड में देख भी रहे हो कि एक मैंने रेफरेंस लिया हुआ है। बेटर होगा कि आप किसी भी एनिमेशन को करने से पहले काफ़ी रेफरेंसेस कलेक्ट करो, जो कि मैं पहले भी पूरा चैप्टर में समझा चुका हूँ कि चाहे मॉडलिंग का काम हो, चाहे टेक्सचरिंग का काम हो, चाहे एनिमेशन का काम हो, रेफरेंसेस फुटेजेस वगैरह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरीके से कोई चीता कोई एनिमल वॉक करता है, रन करता है, उसके बिहेवियर जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप एनिमेशन नहीं कर सकते। तो बेटर होगा कि आप पहले कई रेफरेंसेस कलेक्ट करो। मैंने भी कई रेफरेंसेस कलेक्ट करे हैं जो कि पिंटरेस्ट से भी है और कई वीडियोज़ फुटेजेस कलेक्ट किए थे जो कि शटर स्टॉक से मैंने स्लो मोशन की वीडियोस फुटेजेस कलेक्ट किए हैं। उसके बाद मैंने पिंटरेस्ट से जो की रेफरेंसेस मैंने कलेक्ट किए हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें बेसिक 5 पोजेज़ हैं। मैं इस चीता का जो एनिमेशन साइकिल बनाऊंगा वो इन्हीं 5 पोजेज़ के थ्रू बनाऊंगा और इसमें जो मैं टाइमलाइन में जो मैं फ्रेम्स रखने वाला हूँ वो नंबर ऑफ़ फ्रेम्स जो होंगे वो 15 फ्रेम्स होंगे और मैं इसको जो बनाऊंगा वो 24 FPS पे एनिमेशन करूंगा। 15 फ्रेम किस लिए मैं यहाँ रख रहा हूँ और कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि फ्रेम्स कितने होने चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है कि एनिमेशन पे। अगर ये वॉक साइकिल होता तो वॉक साइकिल आपको पता है कि वॉक में जो कोई भी कैरेक्टर हो गया या एनिमल हो गए वो स्लो वॉक करते हैं। तो जितना आप स्लो कोई चीज़ें होगी उतना ही फ्रेम्स हमारे बढ़ जाएंगे पर सेकंड के हिसाब से, और जितना फास्ट एनिमेशन होगा उतना ही फ्रेम्स कम हो जाएंगे। तो मैं ये रन साइकिल के लिए 15 फ्रेम अभी मैं रख रहा हूँ जिसमें एक लूप कंप्लीट होगा। और अगर मैं इसको वॉक साइकिल बनाता तो अप्रॉक्सीमेटली 24 से 30 फ्रेम के आसपास मैं इसको रखता। अभी हम 15 फ्रेम पे काम करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि सबसे पहला पोज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसमें मेरे को थोड़ी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी ज़रूर आई थी और डिफ़िकल्टी पोज बनाने की डिफ़िकल्टी नहीं थी, वो डिफ़िकल्टी थी आपके कंट्रोलर्स को की समझ होना। जो कंट्रोलर आपके क्रिएट हुए हैं, जो आपके एट्रीब्यूट्स क्रिएट हुए हैं, उसकी अच्छी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि वो सारे एट्रीब्यूट्स का काम क्या है, कंट्रोलर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको कंट्रोलर्स की नॉलेज होगी तभी आप अच्छे से यहाँ पे शेप्स को बना पाओगे, पोजेस को बना पाओगे यहाँ पे। तो ये जो पहला पोज है वो शायद थोड़ा लंबा चला जाए क्योंकि इसमें मैं कंट्रोलर्स को भी देख रहा हूँ कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
तो अभी मैं अभी फर्स्ट पोज़ को ही शेप दे रहा हूँ और बेहतर पोज़ बनाऊँगा, क्योंकि किसी भी एनिमेशन को जब आप करोगे तो बेटर होगा कि जैसे की पोजेज़ होते हैं, उस की पोजेज़ में जो आप पोजेज़ बनाओगे वो बहुत कर्व्स वगैरह सारे चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, जो कि प्रिंसिपल्स जो होते हैं एनिमेशंस के, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो पहला पोज़ है मेरा, मैंने उसको एक रफ़ पोज़ बना लिया है अभी फ़िलहाल के लिए। उसके बाद मैं डायरेक्ट आ गया हूँ थर्ड पोज़ पे। सेकंड पोज़ नहीं बनाया अभी मैंने, थर्ड पोज़ पे आया हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो 6 नंबर का फ्रेम पे मैं आ गया हूँ। इसके बीच में मैं ऐड करूँगा 3 नंबर पे सेकंड फ्रेम, लेकिन अभी मैं 6 नंबर जो छठे फ्रेम पे हूँ, मैं थर्ड पोज़ बना रहा हूँ। उसके बीच में जो होगा मैं कोशिश करूँगा कि एक शेप को 6 नंबर के फ्रेम को मैं कॉपी करके वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग पोज़ मैं बनाऊँ उसका। तो अभी मैं छठे नंबर के पोज़ पे हूँ और उसके शेप्स को कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से दूँ वहाँ पे। तो ये तीसरे नंबर का पोज़ मैं इसको रेडी कर रहा हूँ। दोस्तों एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, गेमिंग में जो एनिमेशन होता है या मूवी में एनिमेशन होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो गेमिंग में किस तरीके से एनिमेशन होता है या किस तरीके से एनिमेशन करके एक आर्टिस्ट को देना पड़ता है, या मूवीज़ में किस तरीके से एनिमेशन करके देना पड़ता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो गेमिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास एक कोई कैरेक्टर है, आपने कोई कैरेक्टर डिज़ाइन किया है या बनाया है, तो उस कैरेक्टर के जितने भी एनिमेशंस होंगे, जैसे वो कैरेक्टर रन करेगा, वॉक करेगा, जंप करेगा, एक्शंस होंगे उसके, डेड होगा उसका, तो वो सारे जो एनिमेशंस होंगे वो लूप में बनेंगे, छोटे छोटे लूप्स में सारे एनिमेशंस बनेंगे। तो जैसे ये चीता का अगर मैं एनिमेशन आगे जाके कंप्लीट करूँगा, तो मैं भी इसके वॉक बनाऊँगा, स्ट्रेट वॉक बनाऊँगा। उसके बाद वो लेफ़्ट साइड में अगर टर्न हो रहा होगा तो वो टर्न बनाऊँगा, राइट साइड में टर्न हो रहा होगा तो वो राइट साइड का टर्न बनाऊँगा। उसी के साथ मैं अगर रन बनाऊँगा तो रन में भी सेम चीज़ें होंगी, लेफ़्ट रन होगा, राइट रन होगा। सो ये छोटे छोटे आपको लूप्स एनिमेशन बना के प्रोग्रामर्स को देने पड़ेंगे, तभी वो जाके अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं कंट्रोलर के अंदर। तो ये तरीका होता है गेमिंग में किस तरीके से एनिमेशन दिया जाता है कैरेक्टर का। और इसके अच्छे एग्जांपल में अगर आपको बताऊं तो आप मिक्सामो पे विज़िट कर सकते हैं। मिक्सामो एक वेबसाइट है, उसको विज़िट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम मिक्सामो पे ही चलते हैं और वहाँ चेक करते हैं कि किस टाइप से वहाँ पे एनिमेशंस अवेलेबल हैं। जैसे मैंने मिक्सामो का साइट खोला है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो लेफ़्ट साइड में बहुत सारे एनिमेशंस क्लिप्स आपको दिख रहे होंगे, और वहाँ पे मैनिक्विन्स हैं और एनिमेशंस आपको वहाँ पे दिख रहा होगा। कई उसमें लिखा होगा कि एनिमेशन पैक। सो एनिमेशन पैक में क्या होता है कि एक कैरेक्टर कंप्लीट एनिमेशंस होता है, जिसमें सारे एनिमेशंस होते हैं, रन, मूव, वॉक, जंप, सारे एनिमेशन, डेड, सारे एनिमेशंस होते हैं। और राइट साइड में आप देख रहे हो कि मैं एक कैरेक्टर के ऊपर वो सारे एनिमेशन अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ। और आपने नोटिस किया होगा कि ये एनिमेशंस लूपेबल हैं। एक एक एनिमेशन जो होता है वो लूप में होता है, और वही लूप एनिमेशंस हम आगे यूज़ करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो गेम के अंदर एक्चुअली होता है। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे मेरा जो ये जो कैरेक्टर है, यहाँ पे एक सर्कल बना रहा है वॉक करके। तो कुछ ये इस टाइप से हम एनिमेशन करते हैं गेमिंग के पर्पज़ से। वापस आ जाते हैं माया के अंदर। तो अभी जो है अब मैं बिल्कुल 12वें फ्रेम पे आ गया हूँ। 12वां फ्रेम, इसका मतलब ये हुआ कि पहला फ्रेम था, उसके बाद तीसरा फ्रेम था, फिर मैं 5वें फ्रेम पे आ गया हूँ। तो मैं अभी अल्टरनेट ऐसे पोजेस बना रहा हूँ। उसके बाद मैं इन दोनों दो पोज बनाऊँगा, जो कि तीसरे नंबर फ्रेम पे होगा और 9वें नंबर फ्रेम पे होगा। और उसके बाद एक फ्रेम और बनेगा जो कि 15वें नंबर पे होगा, 15वें फ्रेम पे, और वो फर्स्ट फ्रेम और 15 फ्रेम जो होगा वो दोनों सेम होंगे। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें आप अगर नोटिस कर रहे हो कि इस कैरेक्टर में जो मैं पोजेस दे रहा हूं, तो उसको मैं जी एक्सिस पे भी मूव कर रहा हूं। सो जी एक्सिस पे मूव मैं इसको करने का रीज़न ये है कि मैं इस एनिमेशंस को रूट मोशन एनिमेशन देना चाहता हूँ यूनिटी के अंदर। अब रूट मोशन एनिमेशन क्या होता है और इन प्लेस एनिमेशन क्या होता है? सो इन प्लेस एनिमेशन वो होता है कि जो अपने ही जगह पे एनिमेशन कर रहा हूँ, तो उसमें पोजीशन में कोई भी कीज़ नहीं लगती हैं। जी एक्सिस में पोजीशन में की नहीं लगती हैं। बाकी
में वाई में कीज लग सकती हैं, लेकिन जी एक्सिस में नहीं लगती हैं। तो उसको हम कहते हैं कि इन प्लेस एनिमेशन, एक ही जगह पे एनिमेशन चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक पोजीशन में ही रहेगी। और रूट मोशन एनिमेशन के लिए जो यूनिटी में जो रिक्वायरमेंट होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जो मैं अभी कर रहा हूँ, सो ये होता है कि इसमें मैं एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन तक, मतलब जो पहला आपका फ्रेम होगा और जो आखिरी फ्रेम होगा, उसमें जी एक्सिस में पोजीशन की वैल्यूज, जी एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी उसके अंदर। तो ये एनिमेशन जो होगा, इसको हम रूट मोशन एनिमेशन कहते हैं। अब यूनिटी में इसका किस तरीके से यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यूनिटी में बेसिकली होता क्या है कि मैं इस एनिमेशन को लेके वहाँ पर जाऊँगा, और एनिमेशन को जो मैं एक्सपोर्ट करूँगा उसमें मैश होगा और पूरी आपकी बोन की हायरार्की होगी। तो उसके साथ आपका रूट बोन भी जाना चाहिए, जो कि ऑफकोर्स जाएगा ही जाएगा रूट बोन। तो रूट बोन जो होता है वो पूरे बोन के हायरार्की का पेरेंट होता है। तो अब क्या होगा, यूनिटी के अंदर प्रोग्राम के थ्रू जो रूट बोन होगा, वो रूट बोन को मूव करके उसको प्लेसमेंट दी जाएगी। सो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि रूट मोशन एनिमेशन का क्या काम है। और एडवांस में आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए कि रूट मोशन एनिमेशन किस तरीके से यूनिटी के अंदर काम करता है, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। सो ये तो गेमिंग के एनिमेशन की मैंने बात करी, और इससे थोड़ा सा अलग होता है मूवी के एनिमेशन में। तो मूवी के एनिमेशन में बेसिकली क्या होता है कि उसमें जो एनिमेशन डिसाइडेड होते हैं वो आपके स्टोरी बोर्डिंग्स पे डिपेंडेंट होते हैं, स्टोरी बोर्डिंग के अकॉर्डिंग डिसाइडेड होते हैं। सॉरी, स्टोरी बोर्डिंग में ये पहले से क्लियर होता है कि भी इस फ्रेम के अंदर, इस शॉट्स के अंदर क्या एनिमेशन होने वाला है, और वो एनिमेशन इस तरीके से बनाया जाता है। लेकिन गेमिंग में मैंने आपको जैसे दिखाया मिक्सामो पे, ऐसा नहीं बनाया जाता। गेमिंग में सिंपल एक एक एनिमेशन के लूप बना के इकट्ठा करके उसको यूनिटी में दिया जाता है। अब आप देख पा रहे हो कि मैं तीसरे नंबर के फ्रेम को पे आ गया हूँ, और तीसरे नंबर पे मैं उसके पोज को कोशिश कर रहा हूँ ट्रेस करने की, मैच कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिससे कि मैं एकदम परफेक्शन लेके आऊँ उसके अंदर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो ये पोज़ मैं बना रहा हूँ उसका फाइनल आउटपुट किस तरीके से आने वाला है, क्योंकि ये जो रन साइकिल है, हो सकता है कि रन साइकिल भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अगर आप चीते में अगर देखोगे तो कई वेरिएशंस आपको मिल जाएंगे। जैसे एक चीता अगर नॉर्मल वॉक करता है, वॉक के बाद सेकंड जो एनिमेशन थोड़ी सी स्पीड फास्ट होती है, वो ट्रॉट एनिमेशन कहलाया जाता है मेरे ख्याल से। उसके बाद थर्ड होगा, उससे पेस थोड़ा एनिमेशन जब तेज़ होगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो रन में कंसिडर किया जाएगा। उसमें भी जो रन होता है, अलग अलग जानवर के अलग अलग तरीके से रन होते हैं, तो चीते का भी रन अलग होता है। जगुआर का रन अलग होगा, आपका कैट फैमिली की अगर मैं बात करूँ, लायन का रन अलग होगा। रीज़न क्या है कि उसकी जो बॉडी का वॉल्यूम होता है, उनका जो बनावट होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसके हिसाब से वो लोग रन करते हैं। तो चीते का भी है वो काफ़ी उनसे थोड़ा सा अलग होगा। तो ये चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये मैंने जो रेफरेंस लिया है वो काइंड ऑफ एक जगुआर का मैंने रेफरेंस लिया है बनाने के लिए। लेट्स से ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, हम देखते हैं कि फाइनल में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा। और अगर हमें चेंज करना होगा तो डेफिनेटली रन साइकिल ऑलमोस्ट सबका सेम ही होगा। उसमें बस ये है कि उनके जो पोजीशंस होंगे वो भी ऑलमोस्ट तो सेम ही रहेंगे, लेकिन ये है कि बॉडी का जो कर्व बनेगा, जो शेप बनेगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो वो हम आगे जाके एडजस्ट कर सकते हैं इसमें। सो अब मैं धीरे धीरे सारे फ्रेम्स के पोजेस को मैं एकदम ठीक कर रहा हूँ, और अभी मैं तीसरे फ्रेम को सही कर रहा हूँ, और मैं प्ले करके भी देखूँगा यहाँ पे कि किस तरीके से एनिमेशन जा रहा है या नहीं जा रहा है। और इस जगह पे मैं सारे ऑलमोस्ट ज़्यादातर कंट्रोलर्स का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। और आप पोल वेक्टर के बारे में जानते ही हो कि जो उसके नीज वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ, उसके लिए मुझे पोल वेक्टर वाला जो कंट्रोलर है जो उसको मेंटेन करना पड़ रहा है यहाँ पे।
तो अभी मैंने एनिमेशन पोजेस सारे बना लिए हैं। अब मैं कोशिश करूँगा इस जो एनिमेशन अब मैंने बनाया है, जो सारे पोजेस मैंने बनाए हैं वो सिंक में है कि नहीं है। और अब जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा मेरा वो होगा सारे कर्व्स के एनिमेशंस को क्लीन अप करना, जिसके लिए मैं ग्राफ एडिटर का यूज़ करूँगा। ग्राफ एडिटर एक अच्छा टूल है जो आपके एनिमेशन को रिफाइन करने के लिए हेल्प करता है। और इसमें मैं सारे जितने भी कंट्रोलर्स हैं जिन पे मैंने एनिमेशंस लगाए हैं उनके बारी बारी से मैं सारे कर्व्स को स्मूथ बनाऊंगा, ठीक करूंगा उसको। और मैं ये पार्ट बिल्कुल पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ कर्व से लेके। और बेटर होगा कि आप किसी एक स्पेसिफिक जगह से स्टार्ट कीजिए एनिमेशंस को रिफाइन करना, उसके कर्व्स को रिफाइन करना। तो मैं पहले अभी टेल वाले पार्ट पे आ गया हूँ। टेल से मैं धीरे धीरे पीछे के लेग्स पे जाऊँगा, उसके बाद स्पाइन पे जाऊँगा, फिर आगे के लेग्स पे जाऊँगा, फिर नेक पे जाऊँगा। तो ये प्रोसेस सही रहेगा, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे कि किस वाले पार्ट पे मैंने कर्व सही किया था और किस पे नहीं किया था। तो अगर आप बिल्कुल एक हायरार्की के थ्रू अगर आप जाओगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो मैं भी यही यहाँ पे चीज़ अप्लाई कर रहा हूँ।
इनको भी रिफाइन कर लिया है। अब मैं एक बार कंट्रोलर ऑफ करके एनिमेशन पूरा चेक कर लेता हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि माया से कैसे एनिमेशन एक्सपोर्ट करना है और किस तरीके से यूनिटी के अंदर एनिमेशंस को इंपोर्ट करना है और एक प्रोजेक्ट बनाना है यूनिटी के अंदर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।